24 मई 2021 को दोपहर के समय जबलपुर जिले के थाना खितौली के टीआई के मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन किया और फोन करने वाले ने बताया कि मैडम, मेरा नाम नारायण पटेल है और मैं सिहोरा थाने के गुर्जी गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिता प्रेम नारायण पटेल के मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति ने सूचना दी है। पान उमरिया रोड के किनारे मेरे छोटे भाई की मोटरसाइकिल खड़ी है और उसके थोड़ी ही दूर पर किसी की लाश भी पड़ी है, जिससे बहुत दुर्गंध आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम, क्योंकि मेरा छोटा भाई सोनू 16 मई से लापता है। टीआई ने कहा, तुम डरो मत, तुम हर घर जंगल में पहुंचो और मैं भी 1 घंटे में पहुंच रही हूं। इसके बाद टीआई अपनी जांच टीम के साथ 3:30 बजे हर घर जंगल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां एक लाश सड़ी गली हालत में पड़ी है और थोड़ी दूर पर एक बाइक भी खड़ी है। क्योंकि वो समय कोरोना महामारी का था तो इसलिए सभी पुलिस वाले भी कोरोना किट में थे, लेकिन घटनास्थल पर तेज दुर्गंध फैली हुई थी और शव के पास से पुलिस को करीब 11 मीटर की 2 रस्सियां, नीले रंग का लोअर, टी-शर्ट, बनियान, चमड़े के चप्पल और 2 मास्क भी पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किए। जांच पड़ताल अभी चल ही रही थी कि तभी नारायण भी भागता हुआ वहां आ गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल भी पहचान ली, लेकिन शव बुरी तरह से सड़ गल चुका था, इसलिए चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था और उस शव के पास में एक भारी पत्थर भी पड़ा हुआ था। लेकिन उस पर चिपकी हुई मिट्टी का सैंपल ले लिया गया और उस पत्थर के पास भी मक्खियां भिन भिना रही थीं, जिससे पुलिस ने अनुमान ये लगाया कि इसी पत्थर से लाश के चेहरे को कुचला गया होगा। नारायण ने घटनास्थल से बरामद किए गए सामान में कपड़े और चप्पल के आधार पर चेहरा कुचले जाने के बावजूद भी लाश की पहचान कर ली, जो उसके छोटे भाई सोनू की ही थी। सोनू की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और सारे कपड़े भी वही थे जो उसे शादी में मिले थे। यहाँ तक कि उन पर लगे हल्दी के दाग भी वैसे के वैसे ही थे। हालांकि दाग धब्बे काले जरूर हो गए थे, लेकिन फिर भी स्वस्तिक का निशान देखकर नारायण ने कपड़े सोनू के होने की पुष्टि की। और थोड़ी देर बाद जबलपुर के एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बगैर HDPO शुद्ध कीर्ति सोमवंशी और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गए और वहां से बरामद सारी सामग्री को लेकर मेडिकल इंस्टीट्यूट भोपाल भेज दिए गए। इसके बाद शव को बड़ी मुश्किल से सील पैक करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। टीआई मशराम अपने साथ नारायण को लेकर थाने पहुंची। उन्होंने नारायण के घर वालों को भी थाने पर ही बुलवा लिया। पुलिस ने शुरुआती जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार करके आगे की जांच और कार्रवाई के लिए फाइल तैयार की। हालांकि सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 मई 2021 को सिहोरा थाने में भी तुलसीदास के बड़े बेटे नारायण पटेल ने लिखवाई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार सोनू 16 मई 2021 की सुबह 10 बजे घर से अपनी नवविवाहिता पत्नी का मोबाइल ठीक कराने का कहकर सिहोरा गया था, लेकिन उसके देर रात तक वापस नहीं लौटने पर रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके पूछताछ की गई। लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। सोनू की 4 दिन पहले ही यानी 12 मई 2021 को कटनी जिले में बहोरीबंद के बासन गांव की गायत्री के साथ शादी हुई थी। लेकिन इस बारे में जब पुलिस ने गायत्री से पूछताछ की तो गायत्री ने पुलिस को बताया कि पति सोनू के शाम तक वापस नहीं आने पर उसने अपने पति के मोबाइल पर फोन किया था, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। गायत्री को लगा कि वो रात तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। सोनू के न आने पर गायत्री का मन कई तरह की आशंकाओं में घिर गया। गायत्री ने पुलिस को बताया कि फिर अगले दिन की सुबह नारायण को सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसी ने कहा था। यानी जांच और पूछताछ से अब ये तो साफ हो गया था कि बरामद किया गया शव सोनू का ही था और यह भी कि सोनू की हत्या की गई है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर सोनू की हत्या क्यों और किसने की, और साथ ही जल्द से जल्द पुलिस को हत्यारे तक भी पहुंचना था। लेकिन जब 10 दिन बाद मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट ने पुलिस को हैरत में डाल दिया, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार सोनू के गले पर पतली एक रस्सी भी लिपटी हुई थी जो अंदर की ओर धंस गई थी और इसी के आधार पर रिपोर्ट में सोनू की मौत को पहले आत्महत्या कहा गया था। लेकिन साथ ही उसके दोनों हाथों की कलाइयां और पैरों को घुटने के ठीक ऊपर से रस्सियों से बांधने के निशान भी पाए गए थे और यह निशान
सोनू की हत्या की और इशारा कर रहे थे। यानी इस हत्याकांड में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की आशंका थी, क्योंकि पुलिस का मानना ये था कि कोई एक व्यक्ति कैसे एक हष्ट-पुष्ट नौजवान की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कैसे कर सकता है और किस तरह से उसने सोनू के हाथ पैर बांधे होंगे। और इस मामले को खितौली पुलिस थाने में 10 जून को दर्ज किया गया था। सिहोरा तहसील के HDPO शुद्ध कीर्ति सोमनाथ सिंह ने इस केस को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसमें पता चला कि सोनू के मोबाइल नंबर से 16 मई को किसी मधु पटेल नाम की लड़की से कई बार बात हुई थी और सोनू के घर से निकलने के बाद इन दोनों के बीच बातचीत का समय करीब 10:30 बजे से 12 बजे के बीच का था। उसके अलावा सोनू की ओर किसी से कोई बात नहीं हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनू की मौत दिन में करीब 2:30 बजे हो चुकी थी। इसके बाद सोनू के भाई नारायण और उसकी पत्नी गायत्री से मधु के बारे में अलग अलग पूछताछ की गई तो नारायण ने मधु के बारे में बताया कि वो उसकी बहन की ननद है और वो सिहोरा तहसील के ही गांव में अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहती है। इसके बाद जब गायत्री से पूछताछ की गई तो उसने मधु के बारे में जो बताया उससे पुलिस को इस केस की गुत्थी को सुलझाने की एक कड़ी मिल गई। गायत्री ने बताया कि उसके पति सोनू और मधु के बीच प्रेम संबंध थे। हालांकि उसके पति सोनू ने उससे ये कहा था कि अब उसके और मधु के बीच संबंध खत्म हो चुके हैं और अब तो मधु की भी शादी तय हो चुकी है। लेकिन पुलिस बार बार गायत्री से सोनू के बारे में सवाल पूछ रही थी और पुलिस को ये लग रहा था कि शायद गायत्री कुछ छिपा रही है, लेकिन वो अपने दर्द को ज्यादा समय तक छिपा न सकी। आखिरकार गायत्री ने पुलिस वालों से बोल ही दिया कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है। गायत्री ने पुलिस से कहा कि वो बेहद दुखी हैं। एक तरफ उसकी उजड़ी हुई जिंदगी है और दूसरी तरफ घर परिवार वाले उसे अपशगुन कुलक्ष्मी और न जाने क्या क्या कहकर उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। गायत्री ने बताया कि उसने अपने पति को मोबाइल ठीक करवाने के लिए क्या कह दिया था, जिसकी वजह से वो सबके निशाने पर आ गई है, जबकि सच तो यह था कि सोनू ने ही मोबाइल ठीक कराने की जिद की थी। लेकिन कुछ लोग तो गायत्री को भी पति की हत्या में शामिल बता रहे थे। गायत्री ने बहुत दुखी होकर पुलिस को बताया कि उसकी भावनाओं और उसके दुख को समझने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। दरअसल गायत्री दुखी होने के साथ साथ दूसरी आशंका को लेकर भी परेशान हो गई थी। यानी उसके मन पर एक बोझ सा था और ये बोझ उसके मन पर सोनू ही लद गया था। लेकिन अब गायत्री के लिए उस राज को छुपाए रखना मुश्किल हो रहा था, जो राज सोनू ने उसे बताया था और जिसकी वजह से शादी के दूसरे दिन ही सोनू और गायत्री के बीच कहासुनी भी हो गई थी, क्योंकि उसने मधु के बारे में पूछ लिया था और जवाब में सोनू ने गुस्से में गायत्री से कहा था कि घर में आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम जासूसी करने लगी हो। लेकिन गायत्री ने बड़ी सहजता से जवाब दिया था कि कुछ देर पहले मधु आई थी और वही सब कुछ बताकर गई है। सोनू ने कहा, तुमने उसे अपने पास आने क्यों दिया और उसने तुमसे क्या कहा है? गायत्री ने कहा, भला मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ, वो तो आपकी बहन की ननद है और हमारे रिश्तेदार हैं। अगर मैं उसे अपने पास बैठने नहीं देती तो परिवार वाले क्या कहते? इसके बाद सोनू थोड़ा नरम पड़ गया था। सोनू ने पूछा, उसने तुमसे क्या कहा है? गायत्री ने उसे बताया कि मधु उसके साथ बहुत गुस्से के साथ पेश आई थी और उसने गुस्से में बातें करते हुए तुमसे प्रेम करने की बात भी कह डाली। और यह बात सुनकर सोनू दंग रह गया। गायत्री ने बताया कि मधु उसके साथ किस तरह झगड़ा करके धमकी देते हुए अपने घर गई है। उसने ये भी बताया कि उसने तुम पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए तुम्हें उसने धोखेबाज कहा था। मधु का कहना था कि सोनू ने उससे शादी का वादा करके वो उसके साथ संबंध बनाता रहा और फिर सोनू ने गायत्री से शादी कर ली। खैर, सोनू ने गायत्री पर गुस्सा होने और मामले को आगे बढ़ाने के बजाय उससे माफी मांग ली और मधु से तमाम संबंध तोड़ने का वादा भी किया। लेकिन बातों ही बातों में सोनू ने गायत्री को बताया कि अब वो मधु की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है, क्योंकि उसकी कुछ चीजें मधु के पास हैं, जिसकी वजह से मधु उसे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन गायत्री के बहुत पूछने पर भी सोनू ने उस ब्लैकमेलिंग के बारे में नहीं बताया। गायत्री ने पुलिस को बताया कि सोनू ने ये सारी बातें उसे अपने तक ही सीमित रखने को कहा था। लेकिन अब ये सारी बातें गायत्री ने पूछताछ के दौरान पुलिस को भी बता दी थीं और पुलिस के लिए गायत्री द्वारा सोनू के साथ मधु के प्रेम प्रसंग होने की जानकारी इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। हालांकि अभी तक तो गायत्री के हाथों में लगी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था और उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया था। उसके लिए सुहाग का जोड़ा
बस 4 दिन की चांदनी बनकर ही रह गया था। अपने पति को खो चुकी गायत्री अपनी पीड़ा और सोनू के परिजनों के तानों से बहुत तनाव में थी। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मधु पटेल को भी पूछताछ के लिए थाने में बुला लिया। इसके बाद मधु को महिला पुलिस ने पहले बातों से अपने जाल में फंसाया और फिर अलग अलग अंदाज से मधु से पूछताछ की, यानी तुम सोनू को कब से जानती हो? मधु ने जवाब दिया कि जब से उसकी बहन की शादी मेरे भाई से हुई। पुलिस ने पूछा कि तुम सोनू से प्रेम करती हो? मधु ने कहा, जी नहीं। पुलिस ने तुरंत अगला सवाल किया, लेकिन तुम तो सोनू से शादी करना चाहती थी। मधु ने कहा कि आपको यह किसने बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती थी? पूछताछ करने वाली पुलिस अधिकारी ने कहा कि तुमने ही तो कहा है। और ये कहते हुए उसे पुलिस ने एक ऑडियो सुनाया। इस ऑडियो में मधु काफी तेज आवाज में बोल रही थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने मधु से कहा कि ये धमकी तुमने किसको दी थी? मधु ने कहा, बताती हूँ मैडम, मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन सोनू को मैंने नहीं मारा है। इस पर तुरंत पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने सोनू की हत्या के बारे में तुमसे कुछ भी नहीं पूछा है। इसके बाद पुलिस ने कहा कि अच्छा चलो, सोनू की हत्या के बारे में ही कुछ बता दो, जो तुम जानती हो, यानी उसे किसने मारा है? मधु ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस ने मधु को बताया कि जिस दिन सोनू की हत्या हुई थी उससे 2 घंटे पहले उसने तुमसे ही फोन पर बात की थी और सोनू की हत्या भी तुमने ही की है, उसका भी मेरे पास सबूत है। ये कहते हुए पुलिस ने जब उसकी टूटी हुई कलाई की घड़ी का फीता मधु को दिखाया तो वो बुरी तरह से घबरा गई और उसका चेहरा पसीने से भीग गया। फिर उसने पीने के लिए पानी मांगा। इसके बाद महिला पुलिस ने कहा, देखो मधु, तुम्हारी शादी होने वाली है, अगर तुम सब कुछ सच सच बताओगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस की जांच और सोनू की हत्या आदि के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं अकेले में सवाल कर रही हूँ, लेकिन फिर वकील तुमसे भरी अदालत में सबके सामने सवाल करेंगे। मधु पुलिस की बातों में आ गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन जिस पेशावर मुजरिम की तरह उसने सोनू की हत्या की थी और मधु ने सोनू की हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर महिला पुलिस भी हैरान रह गए। दोस्तों, इस हत्या की पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दरअसल मधु और सोनू की प्रेम कहानी भी पवित्र प्रेम की बुनियाद अनैतिक संबंध और बदले की आग पर टिकी हुई थी। मधु के द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार मधु पटेल मड़ाई गांव के रहने वाले नारायण पटेल की बेटी थी। उनके बेटे साहिल की शादी प्रेम नारायण पटेल की बेटी निधि से साल 2019 में हुई थी। क्योंकि दोनों परिवारों में खेती बाड़ी की वजह से पहले से ही जान पहचान थी और वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और सरकारी अनाज की मंडी में धान और गेहूं की बिक्री के सिलसिले में सोनू अक्सर मधु के घर आता जाता रहता था। क्योंकि सोनू निधि का छोटा भाई था, इस कारण उसका अपनी बहन के ससुराल में आना जाना शुरू हो गया। साहिल की छोटी बहन मधु चंचल स्वभाव की एक खूबसूरत लड़की थी। वो बात बात पर मजाक करती रहती थी, यानी कुछ भी बोलने में वो हिचकती नहीं थी। और सोनू जब भी अपनी बहन के ससुराल आता था तो मधु उसकी खातिरदारी करती और उनके बीच मजाक का रिश्ता होने के कारण खूब हंसी मजाक चलता रहता था। लेकिन इसी हंसी मजाक के चलते न जाने कब उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। ये उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन जब मधु अपनी भाभी यानी सोनू की बहन के साथ सोनू के घर आई हुई थी तो संयोग से उसके आने के कुछ दिन बाद ही कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया था और आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। इस कारण मधु को भी अपनी भाभी के घर पर ही रुकना पड़ा और इसी दौरान सोनू और मधु के बीच प्रेम प्रसंग और भी गहरा होता चला गया, क्योंकि उन पर घर के दूसरे लोगों की भी नजर रहती थी, जिस कारण वो दोनों अकेले में मिलने की तलाश में रहने लगे। और जब भी उन्हें मौका मिलता था वो दोनों खेतों की ओर निकल जाते या फिर पास के जंगल में चले जाते थे। एक दिन दोपहर का समय था। घर के सभी लोग किसी काम से पास के गांव में गए हुए थे और सोनू की बहन निधि खाना बनाने में लगी थी। तो सोनू और मधु कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उनके बीच हंसी मजाक भी चल रहा था। इतने में सोनू अचानक बोल पड़ा कि मधु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मधु ने कहा, मैं भी तुम्हें दिलोजान से चाहती हूँ। इतना कहना था कि सोनू ने मधु को गले से लगा लिया और मधु भी खुद को रोक नहीं पाई।
लेकिन तभी सोनू की बहन ने सोनू को आवाज लगाई, देखना बाहर दरवाजे पर कौन है। इसके बाद सोनू की बहन ने कहा कि मेरे नहाने के लिए बाथरूम में पानी भी रख देना। सोनू अपनी बहन को हाँ कहते हुए चला गया और मधु उसके ख्यालों में खो गई। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार छिपाने से भी नहीं छिपता है। सोनू और मधु के साथ भी यही हुआ। उनके प्रेम प्रसंग की भनक निधि को लगी तो उसने दोनों को शादी करने से मना कर दिया और साफ साफ कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे दो परिवारों की इज्जत समाज में खराब हो जाएगी और भविष्य में दोनों परिवार के बीच कलह हो सकता है और इससे मेरी शादीशुदा जिंदगी भी प्रभावित हो जाएगी। और धीरे धीरे उनके प्रेम संबंधों के बारे में परिवार के सभी लोगों को पता चल गया। इसके बाद निधि तुरंत मधु को लेकर अपने ससुराल चली गई और बदनामी के डर से सोनू और मधु के मिलने पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन जब प्यार पर पहरा बढ़ने लगा तो इन दोनों ने मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल को अपने प्यार के इजहार का जरिया बना लिया। दूसरी तरफ दोनों के परिवार वाले उनकी अलग अलग जगह शादी करने की कोशिश में लग गए और जल्द ही मधु का रिश्ता गांव के विजय पटेल के साथ तय हो गया। उसकी सगाई भी कर दी गई। मधु की सगाई की रस्म होते ही सोनू भी रंग बदलने लगा। वो मधु से मिलना तो दूर, अब उससे बात करने से भी कतराने लगा। हालांकि उसकी शादी भी कटनी जिले के गांव बासना की रहने वाली गायत्री पटेल से तय हो गई थी और इसी वजह से मधु सोनू से शादी को लेकर किए गए वादे से परेशान रहने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सोनू ने उसके साथ प्यार मोहब्बत की कस्में खाई थी। खैर, किसी तरह से मधु ने अब अपने मन को समझा लिया था और सोनू के प्यार को भूलकर वो अपने नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करने लगी थी और विजय के साथ अपनी शादी के सपने सजाने लगी थी। लेकिन मधु के लिए सोनू को भूलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सोनू के साथ की गई बातें और वीडियो कॉलिंग में की गई ख्वाहिशें उसे रह रहकर याद आती रहती थीं। और हत्या की घटना से करीब 4 महीने पहले ही सोनू मधु के घर गया था, क्योंकि इन दोनों की शादी अलग अलग जगहों पर तय हो जाने के बाद अब उनके मिलने पर पहले जैसी पाबंदी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके बीच पहले की तरह मुलाकातें और बातें होने लगी थीं। लेकिन दूसरी जगह सगाई हो जाने के बाद भी एक दिन सोनू ने मौके का फायदा उठाकर मधु के साथ एक बार फिर शारीरिक संबंध बना लिए। और इतना ही नहीं, बल्कि सोनू ने मधु का अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसे सोनू ने बाद में मधु के व्हाट्सएप पर भेज दिया। मधु सोनू की इस हरकत से परेशान रहने लगी थी। मधु ने वीडियो हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए सोनू से बहुत मिन्नतें की, लेकिन सोनू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सोनू ने उस वीडियो को मधु को ब्लैकमेल करने का जरिया बना लिया था। मधु बार बार उसे समझाती थी कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए ऐसा न करें, और वो सोनू को उसकी शादी तय होने का भी हवाला देती थी। वो सोनू से कहती थी कि क्यों ना हम सब कुछ भुलाकर अपने अपने नए जीवन की शुरुआत करें। उसके जवाब में सोनू वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा और ये सब ऐसे ही चलता रहा। और फिर सोनू की शादी 12 मई 2021 को हो गई। लेकिन दोबारा लॉकडाउन लगने की वजह से मधु की शादी की तारीख पक्की नहीं हो पाई थी। इसके बाद सोनू ने मधु से मिलने के लिए 15 मई को, यानी अपनी शादी के 3 दिन बाद, लगातार कई फोन किए। उसने फोन पर मधु से कहा कि तुम्हारी तो अब शादी होने वाली है, इसलिए आखिरी बार मेरे साथ संबंध बना लो। मधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार संबंध तो बना लूंगी, लेकिन सब कुछ मेरे कहे अनुसार करना होगा और उसके लिए जगह भी मैं ही तय करूंगी। सोनू ने पूछा कि कौन सी जगह और कैसा तरीका। मधु ने कहा कि वो सब मैं तुम्हें 16 तारीख को बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात यादगार बने, इसलिए तुम दिन में 10:30 बजे फोन करना। मैं मिलने की जगह बता दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे कहे अनुसार संबंध बनाने होंगे और जैसा जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। और सबसे पहले मेरे सामने ही मेरे सभी अश्लील वीडियो डिलीट करने होंगे। मधु की बातें सुनकर सोनू रोमांचित हो गया, तो उसने तुरंत हाँ कह दी और अगले दिन यानी 16 मई 2021 को ठीक 10 बजे सोनू अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर मधु द्वारा बताई जगह सिंध मंदिर के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने मधु को फोन किया। कई बार कॉल करने पर भी मधु ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो सोनू परेशान हो गया। उसने फिर से कॉल किया तो इस बार मधु ने कॉल रिसीव करते हुए कहा कि मैं 10 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद मधु अपनी बुआ की बेटी निमिषा के साथ वहां पहुंच गई। सोनू ने पूछा, अब कहाँ चलना है?
मधु ने कहा। वही जहां पहले भी कई बार मिलते रहे हैं, यानी जंगल में चलना है। इसके बाद वो तीनों मोटरसाइकिल पर आधे घंटे में हर घर जंगल के पास पहुंच गए। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी कर दी और निमिषा को वहीं रुकने के लिए कहा। इसके बाद सोनू मधु के साथ अंदर जंगल में चला गया। फिर एक झाड़ी के बीच थोड़ी सी जगह पर दोनों बैठ गए। मधु ने अपने हैंडबैग में रखा हुआ स्टॉल निकालकर बिछा दिया, जिस पर बैठकर वो अक्सर रोमांटिक बातें किया करते थे। इसके बाद सोनू खुद स्टॉल पर लेट गया तो मधु ने रोमांटिक अंदाज में कहा, आज मैं तुम्हारे हाथ पैरों को रस्सी से बांधूंगी और आंखों पर भी पट्टी बांधूंगी। उसके बाद हम संबंध बनाएंगे। यह सुनकर सोनू को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वासना की आग में जलता हुआ सोनू मधु के कहने पर पेट के बल लेट गया। इसके बाद मधु ने रस्सी से सोनू के हाथ और पैर बांध दिए और सोनू के लेटते ही मधु उसकी पीठ पर सवार हो गई और पास में पड़ा एक वजनी पत्थर उठाकर सोनू के सिर पर मार दिया। और जब तक सोनू कुछ समझ पाता, इससे पहले मधु ने पत्थर से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। हाथ पैर बंधे होने और आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण सोनू अपना बचाव नहीं कर सका। इसके बाद मधु ने उसके गले को एक रस्सी से घोंट दिया और कुछ ही समय में सोनू की मृत्यु हो गई। इसके बाद मधु ने सोनू की आंखों से पट्टी खोल दी, हाथ और पैरों की रस्सियां भी खोल दी, लेकिन गले की रस्सी लिपटी हुई छोड़ दी और नीचे बिछाया हुआ स्टोल निकालकर अपने बैग में रख लिया। फिर उसने पत्थर से उसके चेहरे पर जोर से कई वार किए। इसके बाद घर पहुंचकर मधु ने सोनू का मोबाइल, अपना स्टॉल, एटीएम कार्ड और रुमाल को जलाकर कचरे के साथ घर के बाहर फेंक दिया था। अपने इस जुर्म को कबूलने के बाद मधु ने पुलिस को बताया कि वो सोनू द्वारा बनाई गई उसकी अश्लील वीडियो को लेकर बहुत परेशान थी और उससे छुटकारा पाने का बस एक यही तरीका उसके दिमाग में आया कि सोनू को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। इसके बाद मधु पटेल को सोनू की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 और 201 लगाकर पुलिस ने मधु को कोर्ट में पेश किया और निमिषा को भी साक्ष्य छिपाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 201 लगाकर उसे बाल कारागार गृह सहडोल भेज दिया गया और मधु पटेल को महिला जेल जबलपुर भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।